दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि शोहरत अमेरिका रिसर्च के सिलसिले में गई थी और वहाँ यूनिवर्सिटी में पहले से प्रोफेसर आमिर से उसने निकाह कर लिया था। आमिर के घर में उसकी अम्मी और एक विधवा भाभी शमा थी, जिसके 2 बच्चे थे। आमिर की फैमिली काफ़ी एजुकेटेड थी, लेकिन धीरे धीरे अब शोहरत को असलियत पता चल रही थी कि शमा आमिर की विधवा भाभी नहीं, बल्कि उसकी पहली पत्नी थी और उसके और आमिर के ही दोनों बच्चे थे। और अब शोहरत से आमिर अपना बच्चा चाहता था, लेकिन शमा एक डॉक्टर थी और वह आमिर को कुछ ऐसी दवाइयाँ दे रही थी जिसकी वजह से वह पिता नहीं बन पा रहा था। और शोहरत भी अब उसके बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि वह एक धोखे के रिश्ते में फंस चुकी थी। यह जाल उसके लिए बिछाया गया था, जिसमें आमिर, उसकी माँ और शमा तीनों शामिल थे। लेकिन क्यों? आखिर शोहरत ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था? शोहरत किसी भी तरीके से उन लोगों के जाल से निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि भारत में उसके अम्मी अब्बू को भी उनके आदमियों ने अपनी निगरानी में रखा हुआ था और वह उसके साथ कुछ भी गलत कर सकते थे। और यहाँ अमेरिका में भी शोहरत के बेडरूम की कुछ प्राइवेट वीडियो शमा के फ़ोन में थी, जिससे वह शोहरत को ब्लैकमेल कर रही थी ताकि वह उस घर को छोड़कर ना जाए और ना ही उनकी असलियत किसी को बताए। शोहरत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस साजिश का शिकार हो गई थी वह। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। आमिर अभी भी पिता नहीं बन पाया था और शोहरत ने आमिर को नहीं बताया था कि शमा उसे कुछ दवाइयाँ दे रही है, क्योंकि वह अब खुद आमिर के बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती थी और उसने सोच लिया था जो जैसा चल रहा है चलने देगी। एक दिन मौका पाकर उसने शमा से बात की और बोला, अब तुम लोगों ने मुझे जाल में फंसा ही लिया है, लेकिन तुम तो आमिर की पहली पत्नी हो और तुमने ही जलन की वजह से आमिर और मेरा बच्चा नहीं होने दिया। खैर, अब मैं भी आमिर से बच्चा नहीं चाहती, तो सुनो, तुम एक डॉक्टर भी हो। अब मैं अपने ऊपर इल्ज़ाम लेने को तैयार हूँ। तुम आमिर से बोल दो कि कमी मेरे में ही है और मैं कभी माँ नहीं बन सकती, ताकि कम से कम वह मेरा पीछा तो छोड़े। मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। मैं अपने ऊपर यह झूठा इल्ज़ाम लेने को भी तैयार हूँ। इससे तुम्हारा रास्ता भी खाली हो जाएगा और तुम्हारी जलन भी खत्म हो जाएगी और मेरी ज़िंदगी में भी सुकून हो जाएगा। शोहरत ने शमा को खुला खुला ऑफ़र दिया था, क्योंकि उसे पता था कि शमा अपने पति को नहीं बांटना चाहती। लेकिन शमा ने बोला, अरे, अगर तुम इस आमिर को छोड़कर चली भी गई ना, तो यह तुम्हारे जैसी कोई और औरत लेकर आ जाएगा। अब शोहरत ने बोला, मतलब आमिर एक अय्याश मर्द है जिसे अपनी ज़रूरत के लिए नई नई औरतों की तलब होती है, जिन्हें वह धोखा देकर निकाह करता है। सुनकर शमा को गुस्सा आ गया और उसने बोला, खबरदार, जो तुमने आमिर के बारे में ऐसी बात कही, कोई अय्याश मर्द नहीं है वह। ज़रूरत है इसलिए निकाह करता है। मैं बहुत प्यार करती हूँ आमिर से। हाँ, मैंने अपनी जलन में तुम्हें उसके बच्चे की माँ नहीं बनने दिया, लेकिन इसमें उसका कोई दोष नहीं। वह एक पक्का मुल्क परस्त इंसान है जो अपने मुल्क से बहुत प्यार करता है और अपने मुल्क के लिए कुछ भी करने को तैयार है। शमा की भाषा सुनकर शोहरत को कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर शोहरत ने बोला, अच्छा, अधिक से अधिक शादियाँ करना यह कौन सा मुल्क परस्ती का काम है, बल्कि हमारे देश को बदनाम करने का काम है। हमारे देश के इंसान ऐसे नहीं होते कि धोखा देकर औरतों से निकाह करते जाएं और उनकी ज़िंदगियां खराब करते जाएं। अब शमा ने गुस्से में शोहरत को धक्का दे दिया और बोला, हमारा मुल्क तुम्हारे मुल्क से ज़्यादा अच्छा है और हम अपने मुल्क के मुल्क परस्त लोग हैं। कान खोल कर सुन लो, तुम्हें आमिर के साथ बच्चे पैदा करने ही पड़ेंगे, वरना तुम्हारे बेडरूम की प्राइवेट वीडियोज़, जो कि मैं तुम्हें दिखा चुकी हूँ, मैं इंटरनेट पर डाल दूँगी, क्योंकि वैसे बहुत सारे वीडियोज़ मेरे पास हैं जिससे पूरी एक पॉर्न साइट तैयार हो सकती है। तुम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगी और उसके बाद तुम मरोगी। तुम्हारे ऊपर देशद्रोह के साथ साथ एक अश्लील वेबसाइट चलाने का आरोप भी लगेगा। यह सब कुछ सुनकर शोहरत को समझ में आ चुका था कि यह लोग बहुत ही नीच और घटिया हैं और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथ ही शमा के मुंह से ऐसी मुल्क परस्ती की बातें सुनकर और अपने लिए देशद्रोही की बातें सुनकर अब शोहरत हैरान हो गई और बोली, हमारा मुल्क, तुम्हारा मुल्क, यह क्या बात हुई? हम दोनों तो एक ही देश से हैं ना, भारत से, और तुम यह कैसी बातें कर रही हो? तो शमा ने बोला, नहीं, तुम हमारे दुश्मन देश की औरत हो और हम तुमसे नफ़रत करते हैं और सिर्फ कुछ मकसदों की वजह से आमिर ने तुमसे निकाह किया है। अब शोहरत को समझते देर नहीं लगी कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है और आमिर भारत का निवासी नहीं है, बल्कि भारत के दुश्मन मुल्क पाकिस्तान का निवासी है और अपने नापाक हरकतों के लिए किसी साजिश के तहत उसने शोहरत से निकाह किया है
और उसे धोखा देकर खुद को भारत का नागरिक बताया है, क्योंकि आज शमा ने गुस्से में खुद ही सारी सच्चाई शोहरत के सामने खोल दी थी। अब शोहरत हैरानी से एक कोने में बैठ गई। कितने बड़े जाल में फंस चुकी थी वह और उसका परिवार। शमा हंसने लगी और बोली, क्यों, सच जानकर हैरानी हुई ना? यही सच है। तुमने एक पाकिस्तानी मुल्क परस्त से शादी की है जो अपने मुल्क के लिए मर मिटने को तैयार है और अपने दुश्मन मुल्क को मिटाने के लिए तैयार है। शोहरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तुम लोग पाकिस्तानी हो? तो शमा ने बोला, हम सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हम मुल्क परस्त पाकिस्तानी हैं जो अपने मुल्क के लिए कुछ भी करेंगे। शोहरत को समझ में आ चुका था कि यह सब दुश्मन मुल्क के एजेंट हैं और यह ज़रूर किसी बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले हैं। शोहरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर शमा से बोल रही थी, तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और मैं एक साधारण सी लड़की, मैं तुम्हारे किस काम की थी? क्यों आमिर ने मुझसे शादी की? उसे मुझसे बच्चे क्यों चाहिए? क्या चालबाजियाँ कर रहे हो तुम लोग हमारे देश के साथ? शमा ने अब सारा सच बताने की सोच ली थी, क्योंकि उसे पता था शोहरत जैसी सीधी सादी लड़की अब किसी भी तरह से उनके चंगुल से बाहर नहीं निकल सकती। शमा ने बोला, तुम तो हमारे बहुत काम की हो और तुमसे हम अपना बहुत बड़ा मकसद पूरा करवाएंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? कि तुम बहुत ज़्यादा शार्प माइंड हो और हमें ऐसे ही लड़की की ज़रूरत थी, क्योंकि अब हमारे मुल्क को दिमाग से तेज़ लोगों की ज़रूरत है। आमिर खुद बहुत शार्प माइंड है और मैं भी काफ़ी शार्प माइंड हूँ। हम दोनों ने मिलकर 2 बच्चे पैदा किए हैं और जाहिर सी बात है, जेनेटिक रूप से बच्चों में माँ बाप की खूबियाँ आती ही हैं। हमारे दोनों बच्चे भी काफ़ी शार्प माइंड हैं और हमें अधिक से अधिक ऐसे ही और बच्चों को पैदा करने हैं जो अपने तेज़ दिमाग के कारण अपने मुल्क के लिए अधिक से अधिक आधुनिक तकनीक के अनुसार काम कर सकें और जिन्हें हम अपने मुल्क पर कुर्बान कर सकें। दिमाग का तेज़ होने पर वह हर तरह से मुल्क के काम आने में सहयोग करेंगे, शरीर से भी और ब्रेन से भी। लेकिन अफसोस, अपनी मेडिकल कंडीशंस की वजह से अब मैं और बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन हमें अधिक से अधिक तेज़ दिमाग वाले बच्चे पैदा करने ही हैं और इसके लिए जेनेटिक रूप से उसकी माँ को भी वैसा ही होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, आमिर अपनी अम्मी का एक ही बेटा है? नहीं, आमिर के 7 और भाई हैं और सब के सब आमिर की तरह ही हाईली एजुकेटेड, हाई क्लास प्रोफाइल में हैं और अपने मुल्क के लिए गुप्त रूप से अलग अलग देशों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें नहीं पता, हम सब इसी मकसद में लगे हुए हैं। इसलिए आमिर बहुत दिनों से ऐसी लड़की की तलाश में था और उसकी नज़र तुम पर पड़ गई। हमारा मकसद ही है और अब हमें सिर्फ अपने मुल्क के लिए जांबाज नहीं चाहिए, बल्कि दिमाग से भी तेज़ जांबाज चाहिए, जो हमारे मुल्क के लिए आधुनिक तकनीक को इस्तेमाल कर सके और बना भी सके, जो अपने दिमाग से मुल्क की लड़ाई लड़े। इसलिए आमिर ने तुमसे निकाह किया और मैंने इसमें उसका पूरा साथ दिया। लेकिन पता नहीं क्यों फिर मुझे तुमसे जलन होने लगी, इसलिए मैंने आमिर और तुम्हारे बच्चे नहीं होने दिए। लेकिन मुझे पता है मैं अपने मकसद से कुछ पल के लिए भटक गई थी, लेकिन अब मैंने अपने मन को समझा लिया है और मेरे लिए मेरे से ज़्यादा अहमियत मेरा मुल्क रखता है। इसलिए अब तुम्हारे और आमिर के बच्चे होंगे और ज़रूर होंगे और वह हमारे मुल्क के काम आएंगे जैसे मेरे बच्चे आएंगे। सुनकर शोहरत अंदर तक हिल गई। अपनी बकवास बंद करो, मैं आमिर के साथ अब बिल्कुल नहीं रहना चाहती। क्या करोगे तुम लोग? अधिक से अधिक मेरे अम्मी अब्बू की जान ले लोगे ना? ले लो मेरे अम्मी अब्बू की जान। मेरे लिए देश से बढ़कर मेरे अम्मी अब्बू नहीं हैं और ना ही मैं खुद हूँ। तुम जैसे दुश्मन देश के लोगों के लिए मुझे अपने जान की फ़िक्र नहीं है और ना ही अपने अम्मी अब्बू के जान की फ़िक्र है। हम मर जाएंगे अपने देश के लिए, लेकिन अपने देश के दुश्मनों के काम कभी नहीं आएंगे। शमा ने बोला, अरे बेवकूफ़ औरत, अब तू एक बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है और तू जान देने की बात कर रही है। जान तो तेरी और तेरे अम्मी अब्बू की ऐसे भी नहीं बचेगी। या तो हम तुझे मार देंगे या तो तेरे अपने मुल्क वाले। और तुझे क्या लगता है तेरी मौत को तेरे मुल्क वाले एक देशभक्त की मौत समझेंगे? नहीं बेवकूफ़ औरत, तू कभी साबित नहीं कर पाएगी कि तू हमसे मिली हुई नहीं थी और तू अपने ही देश में देशद्रोही कहलाएगी और साथ ही तेरे अम्मी अब्बू भी देशद्रोही कहलाएंगे। कैसे साबित करेगी कि तुझे नहीं पता था कि हम कौन हैं? अब तक आमिर और उसकी अम्मी भी वहाँ आ चुके थे और वह लोग शमा के ऊपर गुस्सा कर रहे थे। अरे बेवकूफ़ औरत, तूने इस दुश्मन मुल्क की औरत को अपनी सच्चाई बता दी। तो शमा ने बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी यह हमारा क्या कर लेगी? या खुद हमारे कब्ज़े में है, इसके माँ बाप हमारे कब्ज़े में है, या कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा। इसे वही करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। शोहरत चुपचाप कोने में खड़ी रो रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह अपनी जान दे देगी, लेकिन इनके किसी काम नहीं आएगी। वह अपने देश से दगा कभी नहीं करेगी। उधर आमिर बोल रहा था, अभी यह सब कुछ बातें छोड़ो,
हमारा मिशन आगे बढ़ रहा है, हमें उस मिशन पर भी ध्यान देना है। कुछ दिनों के लिए इसे कमरे में बंद रखो और हाँ, इसका मोबाइल ले लो या किसी से कुछ कांटेक्ट ना कर पाए। इसके यूनिवर्सिटी में मैंने इसकी लीव एप्लीकेशन डाल दी है कि यह बहुत बीमार है और कुछ दिनों के लिए क्लासेस अटेंड नहीं करेगी। पहले हमें अपने मिशन पर ध्यान देना होगा, इसका क्या करना है बाद में सोचेंगे। अभी हमारी प्लानिंग है भारत में एक साथ कई जगह बॉम्ब ब्लास्ट करने की, जिसके लिए हमें ह्यूमन बॉम्बर्स की भी ज़रूरत है। इसके अम्मी अब्बू के शरीर में अच्छे से बम फिट करवाओ और उन्हें किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ले जाकर बॉम्ब ब्लास्ट करवाओ। शोहरत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, नहीं, मेरे अम्मू अब्बू ऐसा मत करवाओ। वह पक्के देशभक्त हैं, वह कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। वह खुद मर जाएंगे लेकिन कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। आमिर ने वीडियो कॉल लगाया शोहरत के अम्मी अब्बू को और शोहरत के सिर पर गन लगाकर बोला, देख रहे हैं आपकी बेटी का क्या हाल हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी ज़िंदा रहे तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसा कीजिए। और आमिर ने शोहरत के अम्मी अब्बू को भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाकर अपने शरीर में बम लगाकर ब्लास्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। शोहरत चिल्ला रही थी, अम्मी अब्बू आप लोग ऐसा मत कीजिए, मर जाने दीजिए मुझे और आप भी देश के लिए मर जाइए, पर ऐसा कभी मत कीजिएगा। लेकिन शोहरत के अम्मी अब्बू शायद अपनी बेटी की मौत अपनी आंखों के सामने देखना मंजूर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वह खामोश थे। शोहरत को डर लग रहा था कि कहीं उसके अम्मी अब्बू इनकी घटिया बात मान ना लें। शोहरत लगातार चिल्ला रही थी कि आप लोग अपने देश से कभी दगा मत कीजिएगा, हम पक्के देशभक्त हैं। और फ़ोन कट हो गया। शोहरत को आमिर ने बेडरूम में बंद कर दिया और इंतज़ार करने लगा भारत से अपने लिए खुशखबरी आने का। लेकिन काफ़ी वक्त बीत चुका था, अभी तक उसे वह खुशखबरी नहीं मिली थी जिसका वह इंतज़ार कर रहा था। उसने भारत में अपने एजेंट को फ़ोन लगाया पता करने के लिए कि आखिर माजरा क्या है और उसे अभी तक खबर क्यों नहीं मिली। लेकिन उसके किसी एजेंट का फ़ोन भी नहीं लग रहा था और काफ़ी कोशिश करने पर भी उसे कोई खबर नहीं मिल पा रही थी, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। उसने भारत के न्यूज़ चैनल लगाकर भी देखे, हर तरफ शांति छाई हुई थी, जिससे वह अंदर ही अंदर बौखलाहट से भर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी साजिश और इतने खुफिया तरीके से रची गई साजिश कि अभी तक कोई न्यूज़ क्यों नहीं आई, जबकि अब तक तो न्यूज़ चैनल पर हंगामा मच जाना चाहिए था। कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाने की वजह से वह गुस्से में पागल हो गया था और उसने गुस्से में शोहरत के कमरे का दरवाज़ा खोला, क्योंकि उसे पता था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई होगी तो वह शोहरत के अम्मी अब्बू की वजह से ही हुई होगी। और अब वह शोहरत को सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि आखिर वह उसके दुश्मन मुल्क की लड़की थी। लेकिन अभी आमिर कुछ करता उसके पहले ही शोहरत ने एकाएक। दोस्तों, यह कहानी फ़िलहाल यहीं तक। क्या आमिर शोहरत को मार डालेगा या फिर शोहरत उसके पहले ही कोई बहुत बड़ा कदम उठा लेगी? क्या शोहरत की बेडरूम की प्राइवेट वीडियो शमा लीक कर देगी? क्या शोहरत के अम्मी अब्बू को आमिर ने मरवा दिया होगा? क्या आमिर, शमा और उसकी अम्मी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे या फिर शोहरत और उसकी अम्मी अब्बू ही मौत के घाट उतार दिए जाएंगे या तो जेल के अंदर चले जाएंगे देशद्रोह के जुर्म में? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जो कि जल्दी ही पब्लिश कर दिया जाएगा। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।